Okay, so we are back with the new chapter which is named as dispersion. Give the heading dispersion. Give the heading dispersion. See, before this we have done with central tendency. And in central tendency, we have learned about to estimate the central value. Now, in the current chapter, we will learn how to measure the deviation of the variables from an appropriate measure of that central tendency. पहले जो चैप्टर किए थे हमने, जो सेंट्रल टेंडेंसी में हमने सीखा है, सेंट्रल टेंडेंसी में हमने सीखा है टू एस्टिमेट द सेंट्रल वैल्यू. लेकिन आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि एक सीरीज कितना छितरा हुआ है. हाउ स्कैटर्ड इज द सीरीज, दैट इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन. सो पॉइंट नंबर 1, डिस्पर्जन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. Dispersion for a given set of observations measures the amount of deviation, from an appropriate measure of central tendency. From an appropriate measure of central tendency. Second point, in simple words, dispersion measures the scatteredness of the observation. In simple words, dispersion measures the scatteredness of the observations. Third point, it is known as averages of second order. It is known as averages of second order. It is known as averages of second order. ओके अब क्या होता है, अपने सेंट्रल टेंडेंसी में कितना मेजर था, मीन मीडियन मोड था. वैसे ही डिस्पर्जन के जो मेजर्स है उसको अपने दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में बांट दिए हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर. डिस्पर्जन में अपने जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसका दो कैटेगरी बना दिए हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर. एब्सोल्यूट मेजर के अंदर 4 है और रिलेटिव मेजर के अंदर में 4 है. तो आप लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन is divided broadly into 2 categories. Classification of dispersion is divided broadly into 2 categories. Classification of dispersion is divided broadly into 2 categories. 2 एरो निकालें वहां से, आप 2 एरो निकालें. एक एरो में आप लिखिएगा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन. और दूसरे वाले एरो में आप लिखिएगा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. एंड दूसरे वाले एरो में आप लिखिएगा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. दूसरे वाले एरो में आप लिखिएगा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. तो सर ये दो अलग अलग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट मेजर एंड व्हाट इज रिलेटिव मेजर. तो पहले आप तो वो लिख लिए, एब्सोल्यूट मेजर के नीचे लिखिए डिपेंडेंट ऑन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल.
एब्सोल्यूट मेजर के नीचे लिखिए डिपेंडेंट ऑन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल, डिपेंडेंट ऑन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल, और वहां पर लिखेंगे आप यूनिट फ्री। रिलेटिव मेजर के नीचे लिखेंगे यूनिट फ्री। एब्सोल्यूट मेजर के नीचे लिखिए एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब सच्चाई, हकीकत। अगर 7 आ रहा है तो 7, 9 आ रहा है तो 9, 20 आ रहा है तो 20। एग्जैक्टली जितना अमाउंट ऑफ डेविएशन है वो कौन बताता है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, ये वाला रिलेटिव क्या करता है? एग्जैक्टली नहीं बताता है। ये हमको वो वैल्यू देगा, ये हमको ऐसा वैल्यू देता है जिससे हम 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर सके। ये हमको ऐसा वैल्यू देता है, ये हमको जो वैल्यू देता है वो परसेंटेज के टर्म्स में देता है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेविएशन देता है, बट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको 20%, 13%, 15% ऐसा वैल्यूज देता है ताकि आप 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करके डिसीजन ले सके कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो आप वहां लिखेंगे एक्सप्रेस्ड रिलेटिव मेजर में, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड used to compare 2 or more distribution, and used to compare 2 or more distribution, and used to compare 2 or more distribution। ठीक है, अब रिलेटिव मेजर के नीचे लिखेगा compared to absolute measure it is difficult to compute and comprehend। रिलेटिव मेजर के नीचे ही लिखेगा कंपेयर्ड टू एब्सोल्यूट मेजर, कंपेयर्ड टू एब्सोल्यूट मेजर, कंपेयर्ड टू एब्सोल्यूट मेजर इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड कॉम्प्रीहेंड, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड कॉम्प्रीहेंड, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड कॉम्प्रीहेंड। क्लियर? सब छोटा छोटा चीज क्लियर करने का है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे बीच में एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और उससे 4 एरो निकलेगा, मतलब ये 4 टाइप्स का होता है, उससे 4 एरो निकलेगा। रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और लास्ट में है स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोग आगे जा करके अलग अलग करके समझेंगे रेंज का मतलब क्या होता है, मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है। बट कुछ कुछ चीज है जो शुरुआत से अगर आप जान जाओ तो बहुत बेहतर है। रेंज को क्विकेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोला जाता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा क्यों? क्योंकि रेंज निकालने के लिए तकलीफ ही नहीं करना है, खाली 2 वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। सर 2 वैल्यूज, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। एक सीरीज का जो हाईएस्ट वैल्यू होता है जब उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे लोएस्ट वैल्यू से तो क्या हो जाएगा? रेंज आ जाएगा। तो रेंज के नीचे आप लिखेंगे क्विकेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रेंज के नीचे आप लिखेंगे क्विकेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, क्विकेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मीन डेविएशन इतिहास है, हिस्ट्री है। सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में आप
जितना भी आपके सिलेबस में आप जितना भी मेजर पढ़ेंगे, ये इकलौता ऐसा मेजर है जिसमें वी विल टेक एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन. सर एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन बोले तो मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ डेविएशन. सो इसके नीचे लिखना है बेस्ड ऑन absolute deviation, based on absolute deviation, based on absolute deviation, that is modulus value of deviation, that is modulus value of deviation, that is modulus value of deviation. क्लियर. नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन. सर क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं, बट आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है. पूरा सुनो, क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलेगा, बट ओनली फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन. क्योंकि जनरली practically standard deviation is the best measure of dispersion. Standard deviation is the best measure of dispersion, but for open end classification standard deviation is difficult to compute. Hereby quartile deviation will be the best only in case of open end classification. तो quartile deviation के नीचे लिखना है best measure of dispersion for open end classification. Best measure of dispersion for open end classification. Best measure of dispersion for open end classification. और standard deviation में लिखना है best measure of dispersion. Best measure of dispersion. तो एग्जाम में हो सकता है तुमसे रीजन पूछेगा कि इसको बेस्ट मेजर क्यों बोला, बाकी को क्यों नहीं बोला. इसको बेस्ट मेजर बोला क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड इट इज एमिनेबल टू फर्दर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज. लाइक आप कंबाइंड एसडी निकाल सकते हो, तो लिखो एज इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, as it is based on all the observations and as it is based on all the observations and it is further amenable, amenable, and it is further amenable to further mathematical treatment, and it is further amenable to further mathematical treatment. For example, combined standard deviation. For example, combined standard deviation. क्लियर. मैं एक एक को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं ताकि थ्योरी क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत नहीं करो. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. तो बड़ा करके हेडिंग देना, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. सबसे पहले आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. सबसे पहले आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, उसके बाद आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी एंड लास्ट में आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. बहुत बार इसको कोएफिशिएंट ऑफ एसडी भी लिख देते हैं अपने, बट द करेक्ट टर्म इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इसका शॉर्ट फॉर्म है सीवी.
तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आप देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी एंड लास्ट वाला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी। एंड इसको बेस्ट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं, इसको बेस्ट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं, एंड इसको बेस्ट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं, इसको बेस्ट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। सीवी को बेस्ट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोला जाता है। ठीक है, तो जो बेसिक पार्ट था वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, नाउ वन बाय वन वी विल टेक अप रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, एमडी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, वैसे करके अपने धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए रेंज, सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए रेंज। अगर रेंज का बात करें आप तो पहला बात तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब तो है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू को h मान लो, लोएस्ट वैल्यू को l मान लो। देयरफॉर रेंज इज इक्वल्स टू h माइनस l। Range is the difference between the highest value and the lowest value. Therefore, range is equals to h minus l. Clear? तो सर आप जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में समझा रहे थे हम लोगों को सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ग्रुप सीरीज, तो यहां पर भी आप थोड़ा क्लियरली बता देंगे तो हम लोग को दिक्कत नहीं आएगा। सिंपल सीरीज में क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना है, ग्रुप सीरीज में क्या करना है। सिंपल सीरीज में तो नॉर्मल है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सर डिस्क्रीट में भी क्या करेंगे, एक्स वाला कॉलम को देखना, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम इज इरेलीवेंट फॉर कैलकुलेटिंग रेंज। तो डिस्क्रीट में भी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ग्रुप सीरीज में आप फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आपका पेपर स्टैंडर्ड सेट करना होगा वो लोग को, तो वो लोग क्या करेगा, क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस में नहीं देगा, वो लोग नॉन कंटिन्यूअस में देगा। और हम हड़बड़ी में क्या करके आएंगे, हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है, लास्ट जो क्लास इंटरवल होता है उसका अपर क्लास लिमिट 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो हाईएस्ट क्या हो गया 60 और लोएस्ट हो गया 0। दिस इज ओके, ये कंटिन्यूअस था। बट आप ये सिचुएशन सोचो, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। हाईएस्ट आप क्या ले लोगे 50, लोएस्ट आप ले लोगे 1। आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप सीरीज के केस में वी आर टेकिंग हाईएस्ट क्लास बाउंड्री माइनस लोएस्ट क्लास बाउंड्री। मतलब अगर सीरीज कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करने का है, उसके बाद वी टेक द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट थिंग। ग्रुप सीरीज के केस में हाईएस्ट क्लास बाउंड्री माइनस लोएस्ट क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो सर अब क्लियर हो गया कि सिंपल सीरीज में सिंपल हो गया, डिस्क्रीट को भी आपने सिंपल बना दिया। और ये बात कहे कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट मत देखना, हाईएस्ट क्लास बाउंड्री माइनस लोएस्ट क्लास बाउंड्री। हो सकता है एमसीक्यू में तुमसे पूछेगा, एमसीक्यू में तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज फॉर ग्रुप सीरीज, और ऑप्शन में दिया रहेगा हाईएस्ट क्लास लिमिट माइनस लोएस्ट क्लास लिमिट। वो आंसर नहीं होगा बेटा, देखना एक और ऑप्शन दिया हुआ रहेगा हाईएस्ट क्लास बाउंड्री माइनस लोएस्ट क्लास बाउंड्री।
क्लियर? और एक डिस्क्लेमर क्या देंगे अपने, एक डिस्क्लेमर क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी इज irrelevant for calculating range. ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है. फ्रीक्वेंसी इज irrelevant for calculating range. फ्रीक्वेंसी इज irrelevant for calculating range. Frequency is irrelevant for calculating range. Clear? ठीक है, तो आप देखो मेरे बुक में आओ. क्वेश्चन नंबर 1. Following are the wages of 8 workers, page B 4.5. Following are the wages of 8 workers expressed in rupees 82,96, 52, 75, 70, 65, 50, 70. Find the range and also its coefficient. So, the biggest mistake which you are going to do in this sums is, आप रेंज तो निकाल लोगे लेकिन आप रेंज में क्या करोगे, हड़बड़ी में 96 माइनस 50 करके आओगे. बट एक चीज ध्यान देना बेटा, रेंज का मतलब एब्सोल्यूट मेजर है, एंड एब्सोल्यूट मेजर इज व्हाट, डिपेंडेंट ऑन द यूनिट ऑफ द वेरिएबल. तो रेंज का आंसर बेटा 46 नहीं होगा, ₹46 होगा. रेंज का आंसर 46 नहीं होगा, रेंज का आंसर विल बी ₹46. क्लियर? इसके पहले आप कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला लिख लो. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है h माइनस एल बाई h प्लस एल इंटू 100% का साइन. और बहुत बार थ्योरी क्वेश्चन में पूछ देता है ऐसे, रेंज बाई सम ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज, sum of the extreme values into 100%. परसेंट का साइन देना मत भूलिएगा, परसेंट का साइन देना मत भूलिएगा. तो मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा अभी 82, 96, 52, 75, 65, 50, 70, आप एक को एक चीज पता होना चाहिए कि हाईएस्ट वैल्यू 96 है और लोएस्ट वैल्यू 50 है. तो रेंज का हो जाएगा आंसर ₹96 माइनस ₹50, दैट इज ₹46. एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में यूनिट लिखने का दरकार नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज यूनिट फ्री. इट बिकम्स 46 बाई 146 इंटू 100%. कितना आ रहा है बेटा आंसर? %31.51%. 31.51%. 31.51%. 31.51%. Okay. Move on to question number 2. What is the range and its coefficient of range for the following distribution of weights? Weight in kgs दिया हुआ है, number of students दिया हुआ है. तो सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बगल में क्रॉस लगा देंगे. क्यों? कंफ्यूज नहीं होना है हमको. फ्रीक्वेंसी से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है. और आप देखिए यहां पर जो वेट इन केजीज जो दिया हुआ है, ये क्या क्लास बाउंड्री के फॉर्म में है? नहीं है, ये क्लास बाउंड्री के फॉर्म पे नहीं है.
तो क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने के लिए लोअर क्लास लिमिट से क्या करना पड़ता है, -0.50, एंड अपर क्लास लिमिट से क्या करना पड़ता है, +0.50। अब हमको तो ये बात पता है कि मेरा एमसीक्यू एग्जाम है, तो मेरे को सारा कन्वर्ट करने का दरकार नहीं है। तो हम एक सिंपल सा वर्किंग क्या बना लेंगे, हम लिखेंगे सम्स के बगल में ही LCB इक्वल्स टू 50 - 0.50, that is 49.50 kgs, and highest class boundary HCB is equals to 74 plus 0.50, that is 74.50 kgs। ये वर्किंग मैं बना लूंगा। लोएस्ट क्लास बाउंड्री, नॉट लोअर क्लास बाउंड्री, लोएस्ट क्लास बाउंड्री इज subtracted with the adjustment factor and highest class boundary is added with the adjustment factor. Lowest class boundary is subtracted with the adjustment factor and highest class boundary is subtracted with the is added with the adjustment factor। तो सर मेरा रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा 74.50 kgs minus 49.50 kgs, that is 25 kgs, and coefficient of range क्या हो जाएगा, 74.50 minus 49.50 by 74.50 plus 49.50 into 100%, कितना आ रहा है बताएगा मेरे को, 20.16 20.16%, 20.16%, 20.16%, 20.16%। तुम लोग का भरोसा नहीं है, बोलेगा हमारे सर तो खाली सिंपल सीरीज कराए और ग्रुप सीरीज कराए, डिस्क्रीट कराए नहीं। भैया आपको भरोसा नहीं है, तुम लोग लिख लो एक सम डिस्क्रीट सीरीज का भी, x दिया रहेगा और f दिया रहेगा, 10, 12, 13, 15, 19, 4, 2, 10, 3, 5। क्वेश्चन है x में 10, 12, 13, 15, 19 और f में क्या है 4, 2, 10, 3, 5। तो फ्रीक्वेंसी तो हमको ऐसे भी मतलब नहीं है, मेरा हाईएस्ट वैल्यू क्या है 19 और लोएस्ट वैल्यू क्या है 10, तो रेंज विल बी 19 minus 10, 9, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा 19 minus 10 by 19 plus 10 into 100%। (31.03%). अब आपका दिमाग हैंग हो जाएगा एक बार के लिए कि ये फ्लो क्यों तोड़ रहा है। ये फ्लो क्यों तोड़ रहा है, ये पहले सिंपल सिखाया, फिर इसको तो डिस्क्रीट सिखाना चाहिए था ना। ये ग्रुप्ड क्यों सिखाया हम लोगों को, ये फ्लो क्यों तोड़ा। मेरे को पता है कि अगर मैं ये सिखा देता ना तुमको पहले, तो ग्रुप सीरीज में तुम एग्जाम में क्या करके आते, मिड वैल्यू निकालते, तुम मिड वैल्यू निकालते। मिड वैल्यू का मतलब होता है x। तुमको क्या लगता कि डिस्क्रीट में तो बेटा 19 minus 10 किया था, x वाले कॉलम का हाईएस्ट वैल्यू लेना है और x वाले कॉलम का लोएस्ट वैल्यू लेना है। और ग्रुप सीरीज में अगर x का वैल्यू चाहिए तो मतलब क्या निकालना पड़ता है, तो तुम वही गलती करता। इसीलिए हम पहले ग्रुप सीरीज क्लियर कर दिए कि ग्रुप सीरीज कैसे होता है, हाईएस्ट क्लास बाउंड्री नॉट हाईएस्ट मिड वैल्यू, इट इज हाईएस्ट क्लास बाउंड्री माइनस लोएस्ट क्लास बाउंड्री। क्लियर क्लियर
नेक्स्ट, वेरी